अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक हो। 24/9 में मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं अबूजर मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। और जी गुड न्यूज़ है, इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का रिजल्ट आ गया पंजाब में और इस तरह से धुआंधार रिजल्ट आया कि 98% गुड न्यूज़ आपने ऐसे बोला अबूजर कि मेरा तो कल से दिमाग घुमा हुआ है। आप देखिए 100% मार्क्स लिए, कोई एक आधा लेता था। 100 के करीब बच्चे हैं, 100 के करीब है, मतलब 100 के करीब। वो देखिए 98.59% लोग एक तो पास हो चुके हैं ऑलरेडी ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि 98% पास हैं तमाम लोग। और मेरा ख्याल है ये 2% पास नहीं है, इसकी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वैसे तो उन्होंने कहा था सभी को पास कर देना, ऐसे प्लान तो यही था। ये जो 1.5% नहीं हुए, ये कौन है? मतलब मैं सोच रही थी कि अगर कोई अपने एफएससी के एग्जाम से खुश नहीं था, कुछ ऐसे मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो दोबारा पेपर दे देते, पास तो हो ही जाना था, शायद नंबर इंप्रूव हो जाते, कुछ बेहतर आ जाते। मतलब आपने सब लोगों को पास कर दिया और ऐसा लग रहा है कि कोविड के जहां पर इतने सारे नुकसानात थे, ये स्टूडेंट्स तो भंगड़े डाल रहे होंगे कि हमें ये फायदा हो गया कि हम जो कभी पास नहीं हो सकते थे, हम पास। अच्छा, एक चीज है कि चले जी पास का आपने कह दिया, सबको पास कर दें, कोई फेल ना हो, चले जी स्कूल एग्जाम नहीं दे, लेकिन जो 100% मार्क्स लेने का जो सिस्टम इस दफा आया, पहले केपी से खबरें आई थी, हमने एक स्टूडेंट भी की थी, और अब तो पंजाब में मतलब एक नहीं 100 लोग हैं, और ये इंटर है। और आप सोचिए, आपसे कोई आकर पूछे, मतलब ऐसे बच्चे से जाके कोई पूछे, बच्चे कितने नंबर आए? मेरे 1100 में से 1100 नंबर आए हैं। मतलब ये मुझे अनोइंग भी लग रहा था ये कि इतने सारे 98.71 में हुआ ना, बाद में इंक्वायरी खुल गई। मुझे डर है कि इनकी भी इंक्वायरी ना खुल जाए उल्टी, कि भाई 1100 में से 1100 कैसे आ सकते हैं? आपकी सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव में एक मार्क तो कम से कम आप कर सकते हैं। इतनी कर्टेसी तो आप दे ही देते अपने आप को कि आपने पेपर्स चेक किए हैं। बहरहाल जी, कल ट्वीट्स जो हैं उन्होंने कल धूम मचाए रखी और इतनी मीम्स चल रही थी, इतना हंस रहे थे लोग, इतना एंजॉय कर रहे थे इस चीज को। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि वो बेचारे जो 1100 नंबर ले चुके हैं, बेचारे नहीं बल्कि खुशकिस्मत लोग जो 1100 नंबर ले चुके हैं, वो आगे यूनिवर्सिटियों में भी यही दुआ करेंगे कि बस ऐसे ही मार्क्स मिलते रहे। लेकिन हर वक्त ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स हमारे 98% लेकर कामयाब हुए हैं, उसकी वजह से जो अब बोझ पड़ेगा यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि सब पास भी हो गए हैं तो सबने एडमिशन भी लेना है। अब ये कम मार्क्स वालों को अब सीट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा कि उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मतलब मुझे याद है दिन रात पढ़ के एफएससी में साइंस की चीजों को समझ के रट्टे भी कुछ लगाने पड़े, और तब जाकर आपके 80s में 90s में कहीं जाकर मार्क्स आते थे और बड़ा मुश्किल काम था। और अब आप देखें जरा, मतलब 100% पहले तो 98% लेवल खराब कर दिया आपने, लाइकनेस का लेवल खराब कर दिया, लाइकनेस उर्दू वाला कि आप कितने लाइक हैं, आपने उसका लेवल खराब कर दिया। बहरहाल जी, स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि उसकी वजह से जो एडमिशंस हैं वो काफी ज्यादा डिले हो गए थे। लेकिन अब आगे सिस्टम बनेगा और ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, आगे एक्चुअली पढ़ के ही एग्जाम देना पड़ेगा। पढ़े ये भी ऐसे ना करें, आप पढ़े हैं लेकिन इनको ज्यादा मतलब ग्रेशियसली मार्क्स दे दिए गए हैं, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल बोर्ड को ये कहा गया था कि बस आपके दिल में जितने मार्क्स आते हैं आप दे दें, तो उन्होंने फुली मार्क्स दे दिए। अच्छा, स्टूडेंट्स तो खुश हैं और इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, आवाम खुश नहीं होने वाली है जी। एक और बम गिरने वाला है आप पे, जो मैं सुबह से ही सुन के परेशान भी हो रही हूँ और इधर उधर लोगों के कमेंट्स भी सुन रही हूँ जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है। जैसे मेरी मेकअप आर्टिस्ट अभी मुझे जब छोड़ने आई और हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये पेट्रोल फिर बढ़ाने लगे हैं, ये क्या करने लगे हैं? वो अपनी मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी नहीं चलाती है, बट उसको ये अंदाजा है कि किस तरह से ये इंपैक्ट करता है तमाम इकोनॉमी में पड़ते हैं। डेफिनेटली अब एक बार फिर 10 रुपए ओवरऑल समरी जो है वो दे दी गई है कि 10 रुपए तक बढ़ा दी जाए पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें, और उसमें पेट्रोल जो है सुपर जिसे कहते हैं वो 5 रुपए तक बढ़ाए जाने की इम्कानात है, 5 मतलब 6 रुपए तक। अब ये नहीं पता कि लास्ट टाइम कितना 1 रुपए जब कहा था तो 5 रुपए बढ़ा दिए थे, और अब क्या होता है, क्योंकि 5-6 रुपए तो कह रहे हैं, तो आई होप कि ना ही बढ़ाया जाए। और लेवी और ये कहा जा रहा है कि सेल्स टैक्स की मद में शायद रिलीफ दिया जाएगा और वो जो है 5 रुपए तक नहीं डाला जाएगा, लेकिन वो रिलीफ कहीं और से निकाला जाएगा, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कुछ नई शराइत भी आ रही हैं। महंगाई का एक और तूफान आने वाला है जिस पर आज हम प्रोग्राम में डेफिनेटली जरूर बात करेंगे। वो चाहे पेट्रोलियम मसनूआत हों और फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपके आटे, चीनी, सब्जियों, फलों, हर चीज के ऊपर आता है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। और पॉलिटिकली भी बहुत कुछ है जो आपसे बात करेंगे और आपसे कुछ लोगों की मुलाकात भी कराएंगे। चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। वज़ीर आज़म से मुलाकात, जाम कमाल फिर इस्तीफा न देने पर डट गए। मरियम के बाद मौलाना के भी इमरान खान पर वार। कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए IMF की एक और शर्त। पंजाब में बच्चों पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने लगे।
दुनिया भर में आज देही ख़वातीन का आलमी दिन। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सियासत से जब हम पॉलिटिक्स खबरों का आगाज़ करते हैं और सियासत से टॉपिक से आगाज़ करते हैं, तो जनरली जो कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने पेशगोई कर दी और कहा कि आवाम इस वक्त कसम पुर्सी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, वो चाहे महंगाई हो या डिफरेंट पॉलिसीज़ हों। अच्छा देखिए, सिविल आसिफ जरदारी साहब ने दो बातें की हैं। एक तो ये की है कि अगली गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी, और दूसरी बात उन्होंने की है कि नैब उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक मज़ीद माशी बर्बादी नहीं आएगी। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो मैं मईशत से शुरू करूँगा कि आज देखिए कि कीमतों में इजाफा हो गया। इससे पहले गंदम चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। अच्छा, अब आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि नैब की वजह से पाकिस्तान की मईशत और कारोबार बर्बाद हो रहा है, और लेकिन ये बर्बादी जब तक मजीद नहीं आएगी, जब तक खौफनाक बर्बादी नहीं आएगी, जब तक लोग सड़कों पर निकलने पे मजबूर नहीं होंगे, गवर्नमेंट नैब का इस्तेमाल बंद नहीं करेगी। ठीक। अच्छा, अब नैब देखें कि पेट्रोल जो है वो महंगा और गैस महंगी हो गई है। गैस, पेट्रोल और चीनी और गंदम की महंगाई की एक वजह, बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो हुक्मरान हैं वो बर वक्त फैसला नहीं कर सके। बर वक्त फैसला कर सकते तो LNG जो है वो $8 पे मिल सकती थी, जो उन्होंने $15 पे खरीदी। इसी तरह से जो है इन्होंने जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बर वक्त फैसला ना कर पाए और वो महंगी होगी। चीनी भी बर वक्त फैसला नहीं किया, लेट फैसला किया। गंदम का भी लेट फैसला किया, गैस का भी लेट फैसला किया। अच्छा, लेट फैसला जो है ये एक तो बैड गवर्नेंस है, दूसरा नैब का खौफ है। नैब के अच्छा, और जो पाकिस्तान में माशी बर्बादी की जो एक बड़ी वजह है, वो एक बड़ी वजह जो है वो पेट्रोल की और गैस की और चीनी की और गंदम की कीमतों में इजाफा है। ये जो है इसकी एक वजह जो है वो नैब है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो खौफजदा है और वो फैसले बर वक्त नहीं करती। इस वजह से जो है, ठीक है, वो तो बात अंजुम साहब आपकी बात समझ में आ गई कि नैब की वजह से बहुत से मसाइल हुए और इसी वजह से ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है, क्योंकि ये जो इशू है इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। लेकिन इसके साथ जरदारी साहब ने जो ये कह दिया है कि आइंदा आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, बड़े श्योर, बड़े कंपोज नजर आए हैं। कल एक दफ़ा फिर उन्होंने वही बात की, रिएटरेट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत बनाने जा रही है, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है? अच्छा देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो तारीख है, वो एक हुक्मरान जो है वो फौरन दूसरी हुकूमत नहीं बनाता। इससे पहले जो है वो किसी हुक्मरान ने जो 5 साल पूरे करने के बाद अगले 5 साल शुरू नहीं किए। इसलिए इमरान खान के अगली हुकूमत बनाने के इम्कानात पाकिस्तान की हिस्ट्री और लॉजिक के मुताबिक जो है वो नहीं बनते। और महंगाई और जो लोगों की बदहाली है और जो लोगों की चीखें हैं वो भी बता रही हैं कि अगले हुक्मरान नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। तो एक इमरान खान अगली हुकूमत नहीं बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ की सजाएं हैं, नवाज शरीफ की नाहली है, नवाज शरीफ का जो बयानिया है, वो भी अगली हुकूमत में नवाज शरीफ के आने के इम्कानात को बहुत कम कर रहा है। तो इसलिए जो पार्टी बचती है वो कि जो अगली हुकूमत बनाएगी वो ज्यादा इम्कान जो है वो पीपल्स पार्टी का। एक तो ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है और मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी इसमें गलत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। सलमान साहब, आप अंजुम रशीद साहब की बात सुन रहे थे, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, अंजुम की ये बात तो काफी हद तक इसमें वजन रखता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब कोशिश कर रही है कि अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो ज्यादा बढ़ाए। लेकिन देखिए, पीपल्स पार्टी उसी सूरत में इक्तिदार में आ सकती है जब वो पंजाब में अपने लिए कोई बड़ी स्पेस पैदा कर सके, क्योंकि पंजाब में बड़ी स्पेस पैदा किए बगैर आप इक्तिदार की सियासत में नहीं आ सकेंगे। अब इस वक्त पंजाब की अंदर जो पानीपत की जंग है, सियासी जंग है, वो फिलहाल तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान नजर आती है। अब जरदारी साहब की कोशिश ये है कि जो साउथ पंजाब है ना, वहां से कोई इलेक्टेबल जो है, बड़े भारी भरकम उम्मीदवार जो है वो पार्टी के अंदर शामिल हो। अभी तक तो कोई शामिल नहीं हुआ है। जब वो शामिल होंगे तो हम पीपल्स पार्टी की कोई असेसमेंट कर सकेंगे इंतखाबात से पहले। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी वहां नाकाम होती है तो फिर मुझे उसके इम्कानात कम नजर आते हैं। एक बात
और दूसरी बात यह है कि अगर पंजाब में अप्रैल के अंदर या मार्च या अप्रैल में कहा जा रहा है अगले वर्ष लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी डिटरमिन करेंगे कि पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी। अगर वहां वो पीपल्स पार्टी कोई अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी तो वोटर्स के ऊपर जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी कोई बड़ी नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखाती जैसे उसने कंटोनमेंट के इलेक्शन में दिखाया है, तो फिर पीपल्स पार्टी कैसे रास्ता निकालेगी इक़्तिदार के अंदर? पॉइंट, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया सलमान आबिद साहब। अंजुम साहब, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन के करीब आती है, साउथ पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपने भी अक्सर ये बात करते हैं कि ये इलेक्शन के करीब जाकर जोड़ तोड़ होगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर जोड़ तोड़ तो इलेक्शन करीब है, ज़रदारी साहब कॉन्फिडेंट हैं और वो कर भी लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है। मौलाना साहब जो हैं उनके हवाले से अंजुम साहब क्या कहते हैं? मौलाना साहब कल कह रहे थे जी 30 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, इन्होंने क्या नौकरियां देनी हैं, और उन्होंने ओवरऑल बात की जो इमरान खान साहब के हवाले से बात की जाती है कि वो नंबर्स पर देखते हैं और फॉल निकाल कर काम करते हैं, इस तरह की बात जो कर रहे थे वो उस पर क्या लग रहा है? मौलाना साहब कॉन्फिडेंट हैं कि वो भी आइंदा आने वाले 2 सालों में अपना रोल अदा कर सकेंगे? मौलाना साहब ने एक तो जो बात की है कि नौकरियों से बेरोजगारी हुई है, ये मौलाना ने नहीं कहा। इससे पहले जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही मोतबर और बड़ा एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हफीज पाशा, क्या नाम है, पाशा साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो वापस भी आ गए थे, उन्होंने कहा था करोड़ लोग गए थे फिर वापस भी आ गए। लेकिन बेरोजगारी की शरह तो बड़ी है, बेरोजगारी ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें, कोविड की वजह से जो बेरोजगारी हुई और जो महंगाई की वजह से बेरोजगारी हुई, वो बेरोजगारी वापस अभी तक किसी ने इसकी पेशगोई नहीं की है। यहाँ ये फवाद चौधरी ने कहा है कि 16 लाख लोग जो है वो बाहर जो मुलाजमत करने गए वो, लेकिन 16 लाख लोग अगर बाहर मुलाजमत करने गए तो पाकिस्तान में बेरोजगारी कम नहीं हुई। फिर दूसरी बात जो सबसे खौफनाक बात की है, जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है इमेज, वो है जिन्नात की वजह। एक तो यह कि इमरान खान के अपने और खातून अव्वल के अपने बहुत से इकदाम और हुकूमत के बहुत से फैसले, जिस तरह से उस्मान बुज़दार की नामजदगी है और नियाजी और आज़ाद कश्मीर में नियाजी वज़ीर आज़म की नामजदगी है, इससे इशारे मिलते हैं और इनकी बहुत सी प्रैक्टिस जो है उससे पता चलता है कि ये जिन्नात पर भरोसा करते हैं। और इससे पहले मरियम नवाज कह चुकी हैं कि इमरान खान जिन्नात पर जो है, और ठीक है लेकिन अगर नहीं, इसमें एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर दुनिया में यह तासुर जाएगा कि पाकिस्तान एक दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसका वजीर आजम अकल की बजाय जो है और साइंस की बजाय जो है वो जिन्नात पर और जादू पर फैसला करता है, तो पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। मौजूद नहीं है ना अंजुम साहब, ये तो ऑपोजिशन का बयानिया है, मरियम नवाज का इल्जाम है। सलमान आबिद साहब, मैं कल आपको सुन रही थी, एक जगह पर आप जो है इसका बाकायदा काउंटर कर रहे थे और बता रहे थे कि ये तो दोनों मैं ये कह रहा था जो अंजुम रशीद ने बात की है, जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स है ना, वो सारी जादू टोने के ऊपर, तावीज गंडे के ऊपर चलती है। अच्छा। अब आप जरा देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा क्या करती रही हैं, जो अपना आसिफ अली जरदारी साहब क्या करते रहे हैं, ये जो मरियम नवाज आजकल एक गिलास लेके फिरती है, वो किस चीज की निशानी है? मरियम औरंगजेब के ऊपर जो अंडे का करवाया गया था वो क्या था? नवाज शरीफ साहब जो है वो मरी जाया करते थे, आपको याद है, एक बुजुर्ग के पास, और बाकायदा छड़ियां भी खाया करते थे। तो ये सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में कोई नई बात नहीं है, ये आपको हर जगह पे नजर आएगी कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो इंडिया की है, बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, वैसे मेजॉरिटी लोग जो है वो इन चीजों के ऊपर यकीन रखते हैं। आबिद, ये जो रवैया है ये यूरोप में, मगरिब में, दुनिया में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की गवर्नेंस पे एतबार खत्म करता है। वो कहते हैं कि ये जो है अकल की बुनियाद पाकिस्तान का एतबार खत्म कर रहा है, तो इंडिया का वजह बन रहा है। मैं कह रहा हूं अगर अंजुम साहब आपकी बात को मान ले तो फिर तो ये इंडिया की भी बर्बादी बननी चाहिए ना, क्योंकि वहां पे भी यही कुछ बांग्लादेश में बड़ा मुझे बता दें कि नहीं होता, बांग्लादेश में भी हो रहा है, वहां पे भी बड़े शुरू हो जाए इस तरह से बाजारों पे जाके जिस तरह से ये हमारे हुक्मरान जा रहे हैं, कोई नहीं करता, और दुनिया हम पे हमारा मजाक उड़ा रही है, हम पे शक कर रही है कि ये बेवकूफ लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसके एविडेंस मौजूद है, सबके सब एविडेंस मौजूद है। सलमान साहब, आपकी बात ये ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन भी है एक तरह से। नहीं भाई, कोई ये सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं है, ये आम लोग भी बहुत करते हैं। अंजुम साहब, आपने मैचेस के अंदर ही देखा, आप मेरी बात सुनिए, आपने जब क्रिकेट मैच, इस तरह की मेरी बात सुनिए, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडिया का, जी सलमान साहब, देखिए मैं कह रहा हूं, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का,
आप इन मैचों के अंदर ये देखते नहीं है लोग क्या कर रहे होते हैं बकायदा, वो तो जुआ basically- तो खेलते हैं। basically वो चीजें कर रहे होते हैं। आप फॉल निकालना नंबर्स और ये जो नंबर सलमान आबिद, निकलते हैं। सलमान आबिद, आप सपोर्ट कर रहे हैं इसको? आप इसकी नहीं, मैं हिमायत कर रहे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह ना, रहा हूँ, मैं प्लीज सिर्फ आपसे पाकिस्तान कह रहा की हूँ कि इमेज ये- बर्बाद ना करें, ऐसा ना सर, मेरी करें। बात हम सुनिए, बेवकूफ अंजुम कैसे साहब, मैं कैसे हो सपोर्ट रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ। आपने क्योंकि सिर्फ अपना नवाज इमरान खान साहब का, उनकी अहलिया का नाम लिया है, मैंने कहा कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल एलीट इस काम में बिल्कुल ठीक शामिल है, है। बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ मौकफ ये है। ठीक है, और ओवर द इयर्स ये खबरें आती भी रही हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एग्जिस्ट करता है, वी कैन नॉट डिनाई इट, आम आदमी में भी यार, एग्जिस्ट इनकी करता वजह है। से आम माशरे में भी जादू अंजुम टोना साहब, पड़ गया है, जहालत बढ़ अंजुम गई साहब, है। नहीं ऐसे नहीं सिस्टम करें ना, में है, ऐसे कल्चर एकदम में से है, कभी इल्जामात यहाँ की से भी बौछार reflect नहीं होता कर देनी चाहिए। लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि ये ट्रेडिशन जो गलत हम कह सकते हैं कि है, लेकिन चल रहा है। लेकिन अंजुम साहब, सियासत में इस चीज को लेकर आना भी गलत है, और इस चीज को इस तरह ओपनली डिस्कस करना, चाहे ऑपोजिशन की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल कर लेना, सियासी चुड़ैल या इस तरह की कोई चीजें, वो भी गलत है। आप जितनी आसानी से बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा इतना आसान नहीं है। इन्होंने जो उस्मान बुज़दार को वजीर आला नामजद किया, उसकी कोई वजूहत नहीं है। इन्होंने जो नामजद कर दिया ना, 3 साल से वजीर आला काम कर रहे हैं। अच्छा, उसकी कोई वजूहत नहीं है। अच्छा। और अगर दुनिया को ये पता चले कि ये जादू टोने पे बात करते हैं, अकल पे नहीं करते, तो हमसे लेन देन बंद हो जाएगा, हमारी मिशन डूब जाएगी। चले जादू हमारी टोने पे बात हो या फिर फॉल निकालने पर बात हो, इसकी काफी क्लैरिटी परेशान हुए हैं इस बात से सलमान साहब, यस, डर गए। हमारे माशरे में जो है देखिए, वो बहुत मैं फैल रहा है सिर्फ- ये मैं सिर्फ- बाबा, मैं लोग सिर्फ जादू अंजुम कर रहे हैं, रशीद को ये टोने कर रहे बताना हैं, चाहता हूं। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अजीब गरीब हमारा माशरा जो है वो अकल की बजाय साइंस की बजाय तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। कंप्लीट करने दें। जी सलमान साहब, जी सलमान साहब, आप कंप्लीट कीजिए बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे अंजुम साहब को? इसलिए वो ये चीजें ऐसी ही हैं हमारे यहाँ। ठीक है, आपके मुताबिक यहाँ पर चीजें ऐसी हैं। अच्छा, मैंने एक भी और देखा चीज, अबूजर के सलीम साफी साहब एक जगह एक टीवी पर बैठकर उन्होंने पहले कुल शरीफ पढ़े, फिर सूरह नास पढ़ी, और उसके बाद बाकायदा आगाज किया। उन्होंने कहा हम शर से ऐसे ही है, महफूज ऐसे ही रहें, यही हमारे पास हल है। बिल्कुल, ये तो मामला चलते रहते हैं, आपकी बात ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वो है अमेरिकी रोल। और सलमान साहब, ये बताइएगा कि जो एंगेला एगलर जो हैं, उन्होंने मुलाकात की है कल शहबाज शरीफ साहब से और फिर मरियम साहिबा से, आपको क्या लग रहा है ये इस वक्त कितनी जरूरी थी और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, इस मुलाकात के सिर्फ दो बड़े पहलू हैं। एक पहलू यह है कि ये क्या जरूरत महसूस हुई है अमेरिकी इनको कि वो नाज़िम नमूर को कि वो मरियम से अलहदा मिलती हैं और शहबाज शरीफ साहब से अलहदा मिलती हैं। अच्छा, दोनों के एजेंडे में जरा फर्क देखें। मरियम के एजेंडे में जो गुफ्तगू आई है वो ये है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान का रोल जो है अमेरिका को तस्लीम करना चाहिए इस वक्त जो हम अफगानिस्तान के अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो दो मुख्तलिफ बयानिए जो है, और मैं तो बल्कि थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहूंगा कि शायद अमेरिकी नाज़िम अल-अमूर ने भी महसूस कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून में दो धड़े हैं, एक मुस्लिम लीग नून का और एक मुस्लिम लीग शीन का है। तो वो शीन के साथ भी मिली है और उनके साथ भी मिली है। दो मुलाकातें अजीब लगी है। शहबाज शरीफ साहब से इंफरादी मुलाकात की है, जबकि जो मरियम से मुलाकात की है उसमें मुस्लिम लीग का एक पूरा डेलीगेशन। तो एक मामूल की मुलाकातें भी होती है, और वो सिर्फ इनसे मुलाकात नहीं हुई, उनकी परवेज इलाही से जो कायम मुकाम गवर्नर है उनसे भी वो मिली है। तो एक मामूल की मुलाकात है। इस मुलाकात को बुनियाद बना के जो हम बहुत बड़े सियासी जिसे कहते हैं ना कि खबरें निकालने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल कि इस वक्त ऐसी बात यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उस तरह से मंजर आम पे आ सकती है। बहरहाल एक मुलाकात थी, लेकिन ये एक अच्छा तासुर नहीं किया मुस्लिम लीग के दो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही, दो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में मुलाकात की है, लेकिन कोई भी इसमें से रिजल्ट्स ना निकालें और जैसे मुलाकात हुई है उसको वैसे ही रहने दें। अंजुम साहब, आपकी तरफ में आऊंगी, लेकिन बलूचिस्तान के इशू पर मैं इस पर जरा बात करना चाहूंगा। देखें, जो अमरीकी मुलाकात हुई है, इससे पहले जो है वो सोशल मीडिया पे बिलावल की मुलाकातें भी अमरीकियों से हुई हैं, जो जिसकी कंफर्मेशन बिलावल ने नहीं की। लेकिन ये बड़ी अमरीकी जो है वो बड़े परेशान नजर आते हैं। एक तो इमरान खान की जो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं और उनकी ये टॉपिक देखिए ना, ये मामला और हैं कि अमेरिका क्यों परेशान है, उसका मसला है, हम परेशान नहीं है, हमारी परेशानियां अपनी है, अमेरिका परेशान रहे उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो अलग हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम कम है, हमने जहां कमाल साहब के हवाले से बहुत अहम बात करनी है कि कल उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी की है और उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में हम इजलास बुलाने लगे हैं, तरीके से एतमाद की वोटिंग होगी। मतलब वो कॉन्फिडेंट नजर आए हैं आपको या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आप इस पर बात करें। देखिए, सूरत-ए-हाल बहुत ही धुंधली है और बहुत ही गैर यकीनी है, और दोनों जानिब से जो बात की जा रही है कि जो केतरान कह रहे हैं और ज़हूर बलीदी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाम कमाल के खिलाफ जो है वो
अदम एतमाद हो जाएगा। और जाम कमाल जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, लेकिन जाम कमाल ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। लेकिन बात यह है कि लड़ाई की जो मेरे लिए तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान का फ्यूचर है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमत, लेकिन इनकी लड़ाई की वजूहात जो है वो अवाम के मसाइल या अवाम के इशू नहीं है, फ्लोर पर आ गया ना मामला, लग रहे हैं हो गया और ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। सलमान आबिद साहब, आप इसको कैसा देखते हैं कि तकलीफ वाली बात तो है कि इतने अरसे से ये चल रहा है जहां एतमाद के वोट के ऊपर ऑपोजिशन को मनाना होता है, यहाँ तो अपनी ही पार्टी के अराकीन नाराज नजर आते हैं और फिर भी आप मुस्ताफी होने से इनकारी होते हैं। आपको क्या लगता है? जाम कमाल साहब के खिलाफ जब से वो वज़ीर आला बने ना, ये साजिश तो चल रही थी, ये पहली दफा तो नहीं हो रही, उनको पहले से तस्लीम नहीं किया गया था। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दो जो बलूचिस्तान का बुरहान है, दोनों ग्रुप, जाम कमाल ग्रुप भी और उनका मुखालिफ ग्रुप भी, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ और इस्लामाबाद में मामला को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में किससे मामला रिजॉल्व हो रहे हैं? आप देखिए कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है परवेज खटक साहब की मुलाकात हुई है, फिर कल इमरान खान साहब की और जाम कमाल की मुलाकात हुई है, जो बलीदी साहब है उनके लोग मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं। तो लगता यह है कि जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि बलूचिस्तान का फैसला बलूचिस्तान की बजाय आमतौर पर इस्लामाबाद में होता है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है, वो भी, गवर्नर साहब भी और खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ जब कल मुलाकात हुई है तो एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मसालती मिशन जो है वो पसे पर्दा कर रहा है, काम कर रहा है। और ये जो जाम कमाल साहब ने कहा है ना कि वो डट गए हैं, वो खड़े रहेंगे और इजलास बुला रहे हैं जिसने तरीके में तमाद लेके आनी है वो लेकर आए, तो मुझे लगता यह है कि एक सरप्राइज जाम कमाल दे सकते हैं, क्योंकि उनको इतनी आसानी से अगर निकालेंगे तो बलूचिस्तान का। सलमान साहब, अगर क्विकली आप अगर बता सकें कि आपने क्या सरप्राइज दे सकते हैं, क्या उन पर इल्जाम भी लगा खेतरान साहब की तरफ से कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है और पैसे देने की ऑफर की जा रही है, इस तरह की बातें शुरू होगी, तो फिर कॉन्फिडेंस की वजह तो नहीं? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना वो ये है कि डेवलपमेंट बजट जो है ना वो अनाउंस किए जाएंगे बहुत से लोगों को जो नाराज है, और वो डेवलपमेंट बजट ही, आप उसको हाउस ट्रेडिंग कहना चाहते हैं वो कह ले, उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इनडायरेक्टली तो इंसेंटिव होता है ना, इंसेंटिव तो होता है। जो नाराज लोग हैं वो किसी असूल की बुनियाद पे नाराज नहीं है, वो भी इंसेंटिव लेना चाहते हैं, डेवलपमेंट बजट चाहते हैं, मिल जाएगा तो सारा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अंजुम रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक अच्छी डिबेट हो गई, लेकिन हमने आवाम पर छोड़ दिया कि वो किस साइड पर अपने आप को खड़ा देखते हैं और किस नजरिए के साथ खड़े हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान बाबर आजम की। बाबर आजम एक शानदार प्लेयर और आज बर्थडे मना रहे हैं, 27वीं सालगिरह, तो हमारी तरफ से उन्हें हैप्पी बर्थडे। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू बाबर आजम। और ब्रेक में मैं अबूजर से पूछ रही थी, कोशिश कर रही थी कि उनको उस घेरे में लेकर आऊं कि आपके फेवरेट है बाबर आजम। उन्होंने जवाब दिया तो मैं अब उनको कहूंगी कि मुझे केक मंगा के खिलाएं। मतलब फैन है आप उनके, इतने बड़े और इतने अच्छे प्लेयर हैं वो तो अपनी बर्थडे मना ही रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इनके हिस्से का केक प्रोड्यूसर साहब भट्ट साहब जो है वो हमें खिलाएंगे। 27वीं सालगिरह मना रहे हैं जी बाबर आजम, और 1994 में ये लाहौर में पैदा हुए थे। ही इज अ प्योर लाहौरी और अपने करियर का आगाज उन्होंने 2015 में किया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जैसे उन्होंने अपने करियर का आगाज किया तो क्या शानदार करियर था, और अब तक वो एक बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर सामने आए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में उन्हें एक लेजेंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि तेज 1000 रन बनाने में और इसके साथ साथ तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज थे। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और मुस्तकिल जब से वो उन्हें टेस्ट किया या वनडे क्या मिली है और T20 में जब से वो खेल रहे हैं, वो उनकी एक बात अच्छी है कि वो कंटिन्यूटी के साथ पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको वो भी याद होगा कि ही इज द ओनली प्लेयर उस वक्त जब हमने डिस्कस की थी, आईसीसी की रैंकिंग्स डिस्कस की थी, तीनों फॉर्मेट में ये टॉप 5 में जो है वो उन्होंने स्टे किया। और ये बात आपने कहा कि बड़ी जबरदस्त है कि मुस्तकिल मिजाजी उनके करियर में भी है। ये तो जमानत आ गई ना कि देखें आप अगर T20 खेल रहे हैं तो आप टॉप 5 में, अगर वनडे खेल रहे हैं टॉप 5 में और टेस्ट खेल रहे हैं तो टॉप 5 में। इसका मतलब तीनों फॉर्मेट्स में वो ऐसा खेल रहे हैं कि हर फॉर्मेट में उन्होंने अपनी जगह बनाई और टॉप 5 में बनाई। कोई आसान चीज नहीं है। अच्छा, टेम्परामेंट की भी बड़ी इनकी तारीफ की जाती है। बिल्कुल, और इनके टेम्परामेंट की भी बड़ी तारीफ की जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो खिलाड़ी टेस्ट का टेम्परामेंट रखते हैं वो T20 उस तरह से नहीं खेल सकते, और जो T20 का टेम्परामेंट रखते हैं लाइक शॉट्स मारना और तेजी से खेलना, वो टेस्ट में नहीं चलते। और आप देखेंगे इन्होंने अपने आप को दोनों जगह पे मनवाया है, और अब इनकी क़यादत में हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज रवाना हो रही है जी, और पहला मैच इंडिया के साथ है। गुड लक फॉर दैट। और
इसके साथ साथ बाबर आजम को अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू बाबर आजम। और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज रवाना और ये तो सेलिब्रेट करते हुए रवाना होगी, और जब वापस आएगी तब हम पूरे पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है टीम के साथ। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि पाकिस्तान में बहुत उस पर काम भी हो रहा है और पूरी दुनिया में इसकी बहुत अहम ज़रूरत भी है। वो है हादसात हों तो उसको रेस्ट करना, चाहे वो नेशनल डिजास्टर हो या फिर आपके रोड एक्सीडेंट्स हों या इस तरह से दीगर हादसात अगर होते हैं तो उसके ऊपर क्या किया जाए। तो पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़बरदस्त काम हुआ और 2004 में शुरू होने वाला सफ़र जो कि रेस्क्यू 1122 आज अपनी 17वीं सालगिरह मना रहा है। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस टू देम। और मैं हमेशा अबूजर जब भी मूवीज या सीजन्स देखा करती थी तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया करता था वो 911 का कॉन्सेप्ट कि कुछ भी हो रहा है एंड कॉल 911 की एक आवाज आती थी और सब लोग उसके ऊपर लग जाते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दिस सर्विस इन पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हादसा पेश आता है तो सबसे पहले आवाज आती है 1122 का फोन करो। तो ये काम कितना मुश्किल था, कितने चैलेंजेस थे और 17 साल से ये डिपार्टमेंट कहां से कहां आ गया डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत में। ये बड़ी एक जबरदस्त बात है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद भी हैं, डीजी रेस्क्यू हैं डॉक्टर रिजवान नसीर, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कंग्रेचुलेशंस, 17 साल मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसानियत की खिदमत के हमने 17 साल पूरे किए हैं और उसमें जो है ये एक बड़ा मुश्किल सफर था क्योंकि किसी चीज को भी नई चीज को शुरू करना, वो हर कोई ये बात करता था डॉक्टर साहब हम अमेरिका की बातें करते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सर्विस नहीं बन सकती। तो हमने 14 एम्बुलेंसेज के साथ आगाज किया था, 200 रेस्क्यू वर्कर्स थे जिनको पहली बार हमने पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी, वरना इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हमारे ट्रेन नहीं होते थे, इवन हॉस्पिटल में इमरजेंसी पैरामेडिक्स नहीं होते थे, वो जनरल डिस्पेंसर्स जनरल ट्रेनिंग होती थी वो नहीं थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो हमने सफर का आगाज किया और 14 एम्बुलेंसेज से लाहौर शहर से हमने जिस वक्त सफर का आगाज किया तो आज इस सर्विस ने ना सिर्फ पंजाब के तमाम अजला में एक्सपेंशन हुई, अब तहसील लेवल तक इस साल में इंशाल्लाह एक्सपेंशन कंप्लीट हो रही होगी। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान भी सर्विस गई है। अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान भी इस तरफ अब लगे कर रहे हैं ताकि हर पाकिस्तानी को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, ज़लज़ला हो चाहे आग, ट्रेंड लोग, पेशावराना लोग उनकी मदद के लिए मौजूद है। अस्पताल से बाद का निजाम तो होता था, वो फलाई इदारे कर देते थे कि डेड बॉडी है तो उसके लिए सारी ट्रैफिक रुक जाती थी, लेकिन जब एक्चुअल इमरजेंसी होती थी उस वक्त कोई नहीं होता था सिस्टम। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक ट्रेंड ना सिर्फ निजाम मौजूद है बल्कि ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसको कि आज अक़वाम मुत्तहिदा से हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की टीम है उसको पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी है। और जिस तरह हमने ज़लज़ले में बेबसी देखी थी वो उस वक्त टोटल बेबसी थी और आज हमारे पास एक UN सर्टिफाइड, इंसराग सर्टिफाइड टीम जो है वो पहली टीम है जो कि जनूबी हम जिसको सर्टिफिकेशन मिली। तो जो कहते थे कि नामुमकिन चीज है ना सिर्फ मुमकिन हुई, आज उसने 99 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 to 10 मिनट बरकरार रखा। फिर जब जैसे जैसे 2004 से लेकर हमने देखा कि आबादी बढ़ी, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ी, तो फिर हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की और मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस ने भी तकरीबन 8 मिनट का औसत रिस्पांस टाइम रखते हुए ये 9 डिविजनल हेडक्वार्टर जो हमारे पंजाब के उसमें हमने पायलट बेसिस पे शुरू किया और उससे औसत रिस्पांस टाइम 4 मिनट का बरकरार रखा जो कि एक इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। फिर आप फायर सर्विस के देखें हालात क्या थे। हम पहुंचते थे वहां पे तो फायर सर्विस के जो थे वो हमें लोग कहते थे कि आप ये भी बुझाएं। हमने कहा जी हम एम्बुलेंस सर्विस है, तो हमने फिर एक स्कॉटलैंड ने हमारी मदद की, हमने उसके बाद हमने ट्रेनिंग वहां से इनिशियली, इसके बाद फायर सर्विस का आगाज किया। आज उसी 1,70,000 फायर इंसिडेंट्स पे हमने अब तक रिस्पॉन्ड किया है और अब तक हम 500 अरब से ज्यादा के नुकसान बचा चुके हैं जस्ट बाय टाइम इंप्रूविंग आवर रिस्पॉन्स टाइम एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। बिल्कुल। और फिर जब आप सर्च एंड रेस्क्यू का निजाम देखिए, जब कोई बिल्डिंग मुनद्दम होती थी या जंजला जिस वक्त आया तो उस वक्त एक टोटल बेबसी की सूरत हाल थी, तो हमने पहली डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई जो कि 1 साल बाद बनाई। फिर हमने उसको कहा कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमने वो प्रोसेस का आगाज किया और फाइनली 2015 में हमें रजिस्ट्रेशन मिली UN से, यूनाइटेड नेशन से, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा से रजिस्ट्रेशन के बाद हमने इसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस करने के बाद 2019 में हम जनूबी एशिया में पहली टीम बने जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने, इंसराग ने इंटरनेशनली सर्टिफाई किया और आज ये टीम ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बाहर भी जो है वो डिप्लॉय की जा सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इजाज़त की बात थी। और इस सब ट्रेनिंग का और इस प्रोसेस का फायदा ये हुआ कि जो अब कोरोना जिस वक्त आया और कोविड आया तो जिस वक्त हर कोई खौफ था, कोई करीब जाने को तैयार नहीं था,
उस वक्त ना सिर्फ हमारी टीमें वहां पे गई बल्कि 22,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको मुतासरीन को हमने शिफ्ट भी किया। जी। और जिस वक्त फिर खुदा ना खास्ता कोई शहीद हो जाता था तो उस वक्त भी कोई उनके करीब जाने को तैयार नहीं था। इवन प्यारे अपने जो लोग रिश्तेदार भी घबराते थे, उस वक्त भी हमने जाके उनकी तदफीन की और 4,000 से ज्यादा लोगों को जो है हमने किया। ना सिर्फ फिर जब आप फ्लड में देखें, जब फ्लड आए 2010 का इतना बड़ा फ्लड था, जी उस वक्त एक स्टेट ऑफ वो थी कि कौन करेगा, हमने इधर से बोट्स पकड़ी उधर से। आज अब हमने एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया है जो कि फ्लड के अंदर लाखों लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर चुका है। और ना सिर्फ ये बल्कि जब भी कोई डूबने के वाकयात होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उसके अंदर भी रेस्क्यू वो भी काम कर रहा होता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई जानवर भी हो जाए तो एनिमल्स को भी रेस्क्यू मैंने बहुत दफा ये सर्विसेज किसी जानवर के लिए ऑप्ट किए हैं और मैं गवाऊं कि बड़ा जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स आता है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि आई थिंक अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हुकूमत पंजाब ने एक दर्द रखते हुए इनके लीडरशिप ने इस सिस्टम को आगे लेके चले और आज ये सिस्टम जो है निज़ाम डॉक्टर साहब उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी इसी तरह से ये साथ तहफ़्फ़ुज़ हो कि दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, ज़लज़ला हो चाहे आग, कोई भी इमरजेंसी हो तो एक नंबर डायल करेंगे 1122 तो उनको फौरन जो है वो मदद मिलेगी और पेशावराना लोग उनकी मदद के लिए आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी। 17 साल एक बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी रही है, तभी इतनी ज़्यादा इसको इंटरनेशनली भी एक्लेम्ड मिल रहा है और सब जो है सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कुदरती जो हादसा होते हैं और वैसे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं या दीगर हादसा हैं जो कि इंसानी गलती की वजह से भी हो सकते हैं, इस पर एक तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। ट्रेनिंग दोनों की डिफरेंट है, दोनों का रिस्पांस टाइम भी डिफरेंट है, दोनों की वजह से जो माहौल बनता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इस पर मजीद कुछ काम किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए भी अवेयरनेस हो और आपके जो रेस्क्यूअर्स हैं उनके लिए भी। जी मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज हम डेली की बेसिस पे अगर सिर्फ पंजाब का मैं डेटा देखूँ तो तकरीबन 1000 ट्रैफिक हादसा हैं जिनको हम मैनेज करते हैं और इनमें 80% मोटरसाइकिल से रिलेटेड है। तो इसमें यकीनन अब हमारी कोशिश और हमें ज़्यादा खुशी तब होगी, दो चीज़ों पे हमारी इस वक्त काविश जारी है। हमने रिसर्च और एविडेंस बेस्ड सारा डेटा इकट्ठा किया है ताकि हम जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ बैठ के इसके ऊपर हम कानून साजी या चीज़ें कर सकें और इसके ऊपर जो है एक हिकमत अमली बनाई जा सके ताकि ये बढ़ते हुए हादसा की जो शरह है जिसकी वजह से डेली बेसिस पे तकरीबन 500 लोग माजूर हो जाते हैं, 10 से 20 लोग क्योंकि रोज़ाना बात होती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है और आगे आने वाले टाइम पे हमने इसको ऑर्गेनाइज ना किया तो इससे सारे लोग मुतासर होंगे। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हमें काम करने की जरूरत है। डेटा दूसरा चीज़ हमारी कोशिश ये है और मैं सबसे लोगों से कहूँगा कि देखिए आज हमने एक अच्छा निज़ाम बना दिया लेकिन फिर भी अब जब आप नंबर डायल करते हैं किसी को आने में टाइम लगता है, तो हमारी सबसे अपील होगी कि हमारे अब रेस्क्यू स्टेशन हर तहसील लेवल के ऊपर मौजूद है, आपके टाउन में भी मौजूद है, जाएं वहां पे जाके रजिस्टर हो, ऑनलाइन भी आप रजिस्टर हो सकते हैं, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल करें। और मुझे यकीन है कि जब आपने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल हो, आपके घर में भी कल को इमरजेंसी होगी तो आप फौरन जो मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को भी आप डायल करेंगे उसको आने में एक सर्टेन टाइम लगेगा, 4 से 6 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लग जाए, तो आप जो फौरन मदद कर सकते हैं, जो उसी वक्त CPR शुरू कर सकते हैं, अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे बेहतर कोई चीज नहीं। और जिसने एक जिंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत बचाई। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आप हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करते होते हैं कि ट्रॉमा को कैसे डील करना है, फर्स्ट रिस्पॉन्ड घर में ही होगा तो सिचुएशन और बेहतर हो जाएगी। रेस्क्यू 1122 ने हमेशा ये ग्लोरी टाइम नहीं देखा। मुझे वो टाइम भी याद है जब इतने हालात खराब हो गए थे कि इवन चंदे के ऊपर बात चली गई थी, एम्बुलेंसेस की बीच में बड़ा टफ टाइम भी देखा है, लेकिन उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने उन मुश्किल हालात में ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को बेहतर किया और लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड की। आज कितने प्राउड की बात है कि जिन्होंने ये सर्विस शुरू की थी वही आपके मेहमान खसूसी हैं 17वीं एनिवर्सरी के ऊपर, जो कायम-मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ चौधरी साहब की जो गाइडेंस रही और कुछ और कहाँ हम शहरी दिफा को ठीक करना चाहते थे, तो उन्होंने एक नया सर्विस और एक सिस्टम का जो है ये आइडिया दिया और उसके बाद हमने इसके ऊपर काम किया। और अगर ये उस वक्त हम ये स्टेप्स ना लेते तो ये शायद इसकी बुनियाद और इस तरीके से वही नामुमकिन होती। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चीज़ ना सिर्फ ये बल्कि फिर एक लोगों की दरीना ख्वाहिश थी हमारे पूरे स्टाफ की जो इतने अरसे से उनको सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मिला था, वो भी उन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर भी उनको दिलवाया। तो इसलिए वो तो एक मैं समझता हूँ एक दर्दमंद शख्स ही
जो है वो इस किस्म के स्टेप्स जो है वो लेता है। और आज उसी के बाद जो हमने 14 एम्बुलेंसेज से शुरू किया था, आज वो सर्विस ना सिर्फ ये फैली बल्कि आज पूरी जनूबी एशिया के लिए वो एक मिसाल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब आपको बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ट्रेनिंग चल रही है इसी तरह से बढ़े और आगे भी पाकिस्तान में भर में ये फैले। ये सिस्टम बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया रिजवान नसीर, आप हमारे साथ मौजूद और आप लोग हमारे हीरोज हैं जी, जो ये इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बच्चों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है। पंजाब में एक रिपोर्ट जारी हुई है जी, बच्चों पर तशद्दुद की जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आया। साल के पहले 6 माह के दौरान यानी कि इस साल 2021 में जून तक पंजाब में ही सिर्फ 1100 से ज़ायद बच्चों को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के वाक़यात सामने आ चुके हैं और रिपोर्ट भी हो चुके हैं। बिल्कुल, और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनने वाले बच्चों में ज़्यादातर घरेलू मुलाजिमीन बच्चे शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक कमसिन बच्चों से घरेलू मुलाजमत कराने वालों की बड़ी वजूहात गुर्बत और बच्चों की कसीर तादाद है। फिर इंसाफ का हसूल मुश्किल हो जाता है और महंगा होने की वजह से मुल्ज़िमान रिहा हो जाते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाले बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, मुनासिब काउंसलिंग नहीं होती, फिर ऐसे ही बच्चे नेगेटिव ट्रैक पर रवाना हो जाते हैं और क्रिमिनल बन के सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं और उसकी बड़ी तादाद चाइल्डहुड ट्रॉमा ही होता है। इस पर हम बात करेंगे जी, किस तरह इसकी रोकथाम मुमकिन है और हम क्या इकदाम कर सकते हैं। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब रिजवाना गजनफर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवाना साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझती हैं आप कि ये ड्रास्टिकली जो नंबर बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाना बहुत जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि देखें, ये जो नंबर हम देख रहे हैं डे बाय डे जो ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपने जैसे कि अभी खुद बताया कि एक तो रीज़न ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि गुर्बत, और गुर्बत की ही वजह है कि आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घरों में काम के लिए भेजे जाते हैं। उनके पेरेंट्स बाज़-औक़ात तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसा भी होता है कि वो 6 महीने या साल के लिए पेमेंट लेके तो अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो एक तो रीज़न आ गया ना कि गुर्बत की वजह से लोगों को इस तरह से करना पड़ता है। अब अगर हम बेगरी की भी बात करें तो भी इसका यही रीज़न होता है। कुछ तो खैर प्रोफेशनल जिन्हें कह लें एक माफिया के थ्रू हैं, और कुछ ये है कि गुर्बत की वजह से भी वो अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजते हैं। अब हम अभी जो देखते हैं कि देखें, जब हम बात करते हैं कि हमारा जो है वो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, तो नो डाउट कि अगर पिछली हुकूमतों ने इसके लिए कोई इस तरह के काम किए होते तो शायद अभी हमारे पास इतना ये फिगर ना होता। लेकिन बात वही आ जाती है कि देखें, ये चीज़ें जो हैं ये मतलब हम तो इसका शिकार हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो वो आपकी बात ठीक है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है और ऑलरेडी एक बहुत बड़े नंबर में तादाद थी। अब इस पर काम किया जा रहा है, पिछली हुकूमतों ने जो किया तो किया। अब आपने इन 3 सालों में अगर रिपोर्ट जारी हो तो उसमें बताइएगा कि क्या क्या ऐसे इकदाम किए हैं जिसमें इसमें कमी आ सकती है। देखिए, हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस, क्योंकि वो अवेयरनेस देना, और इसमें मैं बात करूंगी कि वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं बात करूंगी कि इसमें वालिदैन का, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिकॉज देखें, इस तरह के जो भी वाक़यात होते हैं, अगर हम देखें बच्चों के साथ जो इस वाक़यात में ज़्यादा जो है वो उनके करीबी रिश्तेदार और करीबी लोग, ख़ानदान के लोग जो है वो मुलव्वस होते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें कि पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चे को अनअटेंडेंट मत छोड़ें, मत किसी के ऊपर ट्रस्ट करें और छोड़ें कि जी ये नेबर्स में आपने छोड़ दिया, या बच्चे खेल रहे हैं, या आपने कहा कि जी ये मामू है या ये भाई बना हुआ है, या मतलब हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। बिकॉज हम देखते हैं कि अगर आप कहीं भी आपकी वाक़यात देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके करीबी लोग मुलव्वस होते हैं। अब इसके लिए ये है कि पहली बात तो पेरेंट्स को इस चीज़ पे होना चाहिए कि
वो अपने बच्चों के साथ जो है उन्हें अकेला ना छोड़े। दूसरी चीज कि वो बच्चों को बचपन से एजुकेट करें कि आपने किसी के साथ बाहर नहीं जाना है, कोई आपको अगर स्वीट देता है, कोई आपको किसी बहाने से बुलाता है जी। तो आपने आके बताना है। और उसके लिए जी, और उसके लिए पेरेंट्स का जी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं ये कह रही थी कि उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन का बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो इतना कंफर्ट में, मतलब वो उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप हो कि बच्चा उनको बता सके, बिकॉज़ बच्चे डरते हैं। रिजवाना साहिबा, लेकिन ये सारी काउंसलिंग की बातें हैं, ये सारी जनरल अवेयरनेस और काउंसलिंग की बातें हैं। आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं, हम उस इदारे के बारे में बात करना चाहते हैं। अमेरिका में खास तौर पर हम बड़ी मिसालें देते हैं ना अमेरिका की। सोशल सर्विस, मैडम सुन लीजिए ना, सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट का एक डर होता है कि या तो बच्चा साथ ले जाएंगे और पेरेंट्स को जेल भेज देंगे, उनके कानून इतने सख्त हैं। यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तब पहुंचता है जब सब कुछ हो चुका होता है, बच्चे पे तशद्दुद हो या बच्चा चाइल्ड लेबर में कर रहा हो या किसी तरह से भी मुलव्वस हो। क्या आपको नहीं लगता कानून साजी की जरूरत है और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है? देखिए, कानून साजी तो हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो एक हुकूमत का वाहिद इदारा है जहां बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। और उसमें ये है कि अभी जो भी बच्चे, चाहे वो बेगरी से हों, चाहे वो हमें सड़कों रोडों के ऊपर मिलते हैं, या गुमशुदा बच्चे होते हैं, या वो बच्चे जो बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा से निकल के आते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए हमारे पास जो है वो स्कूलिंग काउंसलिंग का भी अरेंजमेंट है। उसके अलावा स्कूलिंग, वो सारी चीजें। तो क्या जो सड़क पे भीख मांग रहा है बच्चा, तो क्या जी हमारी ब्यूरो उठाकर उसको अपने ब्यूरो में ले आती है? जी बिल्कुल, हमारी रोजाना ये ड्राइव्स मुझे लगता है कि आपको अलावा हमारी मेगा ड्राइव्स होती हैं, क्योंकि सड़कों पर अभी भी आपको छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप मेरी पहले पूरी बात सुने कि हम बच्चों को, हमारी रोज की ड्राइव्स होती हैं और हम बच्चों को पकड़ के लाते हैं। हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में प्रॉपर एक अदालत का जो है वो कोर्ट वहाँ पे मौजूद है जहाँ से बच्चों की कस्टडी ली जाती है और फिर उसके बाद वहाँ बच्चों को रखा जाता है। और अब हमने ये किया है कि कम से कम जो भी बच्चे हम पकड़ के लाएंगे वो 1 महीने तक हम अपने ब्यूरो में रखेंगे। लेकिन उसके पीछे उनके वालिदैन आते हैं और उसके बाद कई केसेस में ये होता है कि वो जाहिर है वो कोर्ट में आके वो श्योरिटी बॉन्ड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये मामला है, बच्चों को ले जाते हैं। आपकी बात ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपने जिस तरह कहा कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, बच्चों और माँ बाप के दरमियान रिलेशन होना चाहिए, माँ बाप जो है बच्चों को बताएं, ये जरा अगर बता सकें आप, एक क्विकली अगर बात कर सकें कि ये तो मामला होता है थोड़े समझदार लोग हों या फिर मतलब या जिनका मामला बेहतर हो, वो गरीब लोग हैं, वो कैसे बच्चों के साथ इस तरह की डिस्कशन करेंगे, वो इतना उनके अंदर शऊर या मामला को कैसे उजागर करना है, उसके लिए कुछ बताइए। जी, उसके लिए मैं ये बताऊंगी कि अभी हमने जब से हमारी हुकूमत आई है हमने तकरीबन 119 ऐसी अवेयरनेस वॉक भी की हैं और उसके अलावा एनजीओज़ के साथ जो है हमने एनजीओज़ को भी अपने साथ मिलाया, मतलब उनके साथ भी हमारे एमओयू साइन हुए हैं कि वो ऐसी जगहों पर जाके कम से कम इस तरह के जो है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। छोटे छोटे स्कूलों में जाके बच्चों को बताया जाता है। देखें, अब वो वक्त नहीं है, पहले हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताते थे, आज हम बताते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, ताकि हमारे बच्चे में ये चीज पता कि अगर उसे कोई गलत तरीके से उसको हाथ लगा रहा है और उसको तो बेसिकली अवेयरनेस की बात है। अच्छी बात है कि आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। रिजवाना गजनवर साहिबा, आपका शुक्रिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में ये जो नंबर्स आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में जो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और ये नंबर्स हजारों में पहुंच चुके हैं, इनमें कमी आएगी, बहुत तेजी से कमी। लेकिन आपके सिस्टम में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ अवेयरनेस काम नहीं है बल्कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन और मेक श्योर करना कि बच्चों को दे आर प्रोवाइडेड फॉर फूड एंड शेल्टर एंड अ बेटर एनवायरनमेंट, ये ज़रूरी होना चाहिए। और इसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं वो एज सच नज़र नहीं आ रहे। इसी के साथ नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। जी, अगली स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जिसने हिला कर रख दिया हमारी पूरी सोसाइटी को, और वो है जी नूर मुकद्दम का कत्ल। और उस केस के हवाले से अगर आपको अपडेट दें तो कल इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर। जी, अब ये इससे इफेक्ट क्या होगा? केस में कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल करना है। हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं नूर मुकद्दम के जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
शाह खबर साहब, ये बताइएगा, बहुत अहम ये केस है पाकिस्तान में, इस तरह के नवीद के बहुत कम केसेस हुए थे जिस पर इतना ज़्यादा बात की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी नोटिस ले रहे थे। तो बताइएगा, अब ये जो 12 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है, इसकी क्या अहमियत है केस में, कितनी तेज़ी आ सकेगी कि सज़ा मिल सके? देखिए, जो फर्द जुर्म आयद करना होता है ये ट्रायल का स्टार्ट होता है, यहाँ से ट्रायल शुरू हो जाता है। उसमें जिन जिन मुल्ज़िमान के ऊपर जो पुलिस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और जितने भी गवाहों के बयानात और दीगर जितनी भी इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो जज साहब के पास होता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर वो अपना एक राय कायम करते हैं कि किस मुल्ज़िम के ऊपर कौन सा जुर्म आयद होता है। तो वो एक फॉर्मेलिटी है। फिर उनसे ये भी पूछा जाता है कि आप सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं या आप इकबाल जुर्म करते हैं। तो फिर नॉर्मली तो ये होता है कि उस पर इकबाल जुर्म तो कोई भी नहीं करता। तो सब ने 12 के 12 ने बशमूल जाहिर, जाकिर जाफर, उन सब ने सेहत जुर्म से इनकार किया और इसको कंटेस्ट करने का कहा है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब साथ ही जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उन्होंने 20 अक्टूबर जो है वो इस्तगासा के गवाहान तलब कर लिए हैं। अब पुलिस जो है इसमें अपने गवाहान, चूंकि गवाहान भी तकरीबन 18 के करीब है, लेकिन उनमें जो ज्यादा है वो फॉर्मल किस्म के वो हैं, गवाह हैं कि जिनकी गवाही कोई इतनी लंबी नहीं होगी, तो उसमें जरा भी कोई इतनी लंबी नहीं होगी। तो अब ये है कि हम इसका बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर ये केस चलेगा, और चूंकि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि ये प्रेफरेबली 8 हफ्तों में कंक्लूड जी 2 महीने जी बिल्कुल बिल्कुल 8 हफ्ते में कंक्लूड कर दी जाए, क्योंकि सबकी नजरें इस पर हैं और हम इंतजार भी कर रहे थे कि पुलिस अपना चालान बाकायदा सबूतों के साथ मुकम्मल करे और फिर अदालत में ये ट्रायल शुरू हो। कल ये भी खबरें आई कि दौरान समात जो मरकजी मुल्जिम है जाहिर जाफिर, वो अदालती कार्रवाई में मुदाखलत करता हुआ भी नजर आया। उसके पेरेंट्स भी जब इससे पहले भी जमानतों के लिए वो जा रहे थे और हायर से हायर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जा रहे थे, फोन कॉल्स की इजाजत मांगता रहा। क्या देख रहे हैं आप कि किस तरफ ये मामला जाएगा? पूरा इस सिनेरियो को पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है, क्योंकि एवरीबडी इज फॉलोइंग नूर मुकद्दम का केस। जी बिल्कुल, कल उसकी जो हरकतें थी वो जरा थोड़ी सी अजीब जरूर थी। अब उसकी वजह ये थी कि एक तो उनके लॉयर जो है, उसका लॉयर कोई भी नहीं थे, उधर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। हालांकि जब इनका रिमांड, जिस्मानी रिमांड चल रहा था, तो उस वक्त एक लॉयर की खिदमत इनको हासिल थी। लेकिन अब चूंकि उनके लॉयर नहीं है, वो खुद अपने तौर पर वो जो मुल्जिम है वो खुद बातें करता है, उसको प्रोसीजर का नहीं पता, तो इसलिए वो बार बार मुदाखलत करता रहा। जब एक दरखास्त बहस हो रही थी, उसी के वालिद के वकील कर रहे थे, तो वो इस तरह की उसने हरकत की। लेकिन जो बुनियादी बात ये है कि वो जो चार्ज फ्रेम जब किया जाता है, उसको एक बाकायदा तहरीर शुदा एक बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम है और तुमने फलां जुर्म का इर्तिकाब किया, क्या तुम उससे इनकार करते हो या इकरार करते हो? तो वहां पे तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया और उसको कंटेस्ट करने का दिया। तो जो डॉक्यूमेंटेड है उसको ज्यादा अहमियत होती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि उसने जो कल सोशल मीडिया के सामने भी बिल्कुल इकरार किया, मैं भी उधर था, उधर भी वो कहता रहा, लेकिन चार्ज फ्रेमिंग के वक्त उसने अपना स्टांस बिल्कुल खबर साहब, उसने बल्कि माफी भी मांगी नूर मुकद्दम के वालिद से, माफी भी मांगी और हाथ जोड़ के माफी मांगता रहा कि मुझे माफ कर दें, इसी बात में माफ कर देना कि कत्ल किया, और ये तो सबके सामने एविडेंट है। एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो शख्स है जाहिर जाफर, इसको तो चले एविडेंट है, इसको सज़ा मिल जाएगी इंशाल्लाह, जल्द मिल जाएगी, लेकिन जो साथी हैं जो इन्होंने सहूलतकारी का किरदार अदा किया, वालिदैन भी हैं और दीगर जो कंपनी के लोग भी थे और तो कुछ थेरेपी से भी आए थे और मुलाजमीन थे, इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं? क्या उनको जमानत मिल सकती है या फिर वो भी साथ ही शामिल है? देखिए, बात यह है कि जो उसके बाद जो मुल्ज़मान हैं वो वालिदैन हैं जाहिर जाफर के, ठीक है जी, उनके मुतालिक क्वेश्चन आता है कि वो तो कराची में थे और उनकी क्या इससे रेलेवेंस बनती है। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो कि आपका टेलीफोन डाटा है, उससे और बहुत सारी और चीजों से ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि ये जो बच्ची को जब उसने महबूस रखा हुआ था अपने पास, तो उसकी इत्तला उनके पास थी और वो मुसलसल उनका टेलीफोन रिकॉर्ड जो है, डाटा, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो उसके साथ वक़ुआ से पहले और बाद में भी बड़े फ्रीक्वेंटली उसके साथ कांटेक्ट में थे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस दिन ये वाकया हुआ, उस दिन नूर मुकद्दम ने जब छलांग लगाई पहली मंजिल से, और इस बात की इत्तला जो है
के मुलाजमीन ने टेलीफोन के जरिए उनके वालिदैन को कर दी, और फिर भी उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की या उन्होंने मुलाजमीन को ऐसी हिदायत नहीं की या अपने मिलने वालों को किसी को नहीं कहा कि आप इसको पुलिस को रिपोर्ट करें, जो कि उनका फर्ज बनता था। तो अगर वो वहां पे इत्तला बर वक्त कर देते तो शायद ये जो कत्ल का जुर्म है ये इससे बचा जा सकता। बिल्कुल, तो इसलिए उनके खिलाफ जो इल्जाम है वो एआनत जुर्म में भी आता है और शहादत को जाया करना, ताकि उन्होंने बजाय पुलिस को इत्तला करने के उन्होंने थेरेपी वर्क्स वाले जो वो भी मुलजिम है उनको उन्होंने कहा कि आप जाके इंटरवेंशन करें और उसको जो है वो कवर अप करें। तो वो शहादत को छुपाने की कोशिश में भी वो मुलजिम है, और जो दूसरे हैं थेरेपी वर्क्स वाले उनके खिलाफ भी ये इल्जाम है कि उन्होंने सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी खामोश रहे, छुपाने की कोशिश की। शाह खामिद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये इतना बड़ा शायद है कि इस बच्ची की जान आ सकती थी। नूर मुकद्दम आज जिंदा होती अगर उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करते। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, और हमें उम्मीद है कि नाज़िन दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा ही, अल्लाह की अदालत से तो ये बच सकेगा, लेकिन इस अदालत में भी जिस तरह से केस प्रिपेयर किया गया है इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए और मिसाल कायम करनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ जुल्म और ज्यादती और एक किसी इंसान को कत्ल कर देंगे तो उसकी सजा। बिल्कुल, एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है जो भी इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा हो एक सेगमेंट ज़रूर करें, ताकि पाकिस्तान में भी ना सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बात हो, क्योंकि इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने का मकसद ये होता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट किए और उस टॉपिक के बारे में बात करें। तो आज दुनिया भर में देही खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये दिन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासकर पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, और खवातीन की वैसी 51% पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये मर्दों के शाना बचाना इकॉनमी में भी मदद फरमा रही हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि क्या इनको अवेयरनेस है, उजागर किए गए राइट्स या नहीं, ये बहुत अहम इश्यूज़ हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उस्ताद मोहतरम गुरु मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज के दिन की अहमियत कैसी देखते हैं आप? खवातीन की अहमियत है देही इलाकों में और उनके आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम यहाँ पर अर्बन की तो बहुत बात करते हैं, राइट्स की, अवेयरनेस की, लेकिन देही खवातीन के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो जैसे आपने अभी शुरू में इशारतन बताया है कि हमारा ख्याल है कि वो खवातीन जो पढ़ी लिखी होती हैं और शहर में होती हैं और वो जॉब करती हैं, तो उनको जहन में ये होता है कि वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं इकोनॉमी में। लेकिन हम ये बात नहीं इस पर गौर करते कि जो देहात की खवातीन हैं, शायद वो शहर की वो खवातीन जो जॉब करती हैं उनसे भी ज्यादा मुशक्कत वाला काम करती हैं। और अगर सही मानों में आप कहा जाए कि मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, तो देहात की खवातीन काम करती हैं। आप देखिए, अगर उसके घर जानवर हैं तो जानवरों का जो भी सारा उसकी मैनेजमेंट होती है, उसके अलावा खेतों में भी उन्होंने साथ काम करना है, कटाई में भी काम करना है, उसकी जो चुनाई में भी साथ काम करना है, और साथ साथ उन्होंने घर को भी मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो औरतों का, देहाती औरतों का दिन है, ये इसकी बड़ी अहमियत है। इसमें हमें कुछ चीजों के बारे में फैसले करने चाहिए। पहली बात तो अहम यह है कि देहात में रहने वाली औरत हो या शहर में रहने वाली औरत हो, उसको तालीम के जेवर से जरूर जो है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में जो भी इदारे हैं, हुकूमत है, वो इस बात का एहतमाम करे कि देहात या शहर की कोई डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए इसमें, और उसको तालीम मिलनी चाहिए। दूसरा, आपने वाकई ये कहा कि अवेयरनेस के सिलसिले में भी खवातीन को अपने हुकूक का नहीं पता। कुछ तो सोशल इशू हैं। अभी भी हमारे मुआशरे के अंदर बहुत हद तक मर्द की डोमिनेंट मुआशरा है, जिसके अंदर प्रेफर किया जाता है। आपने, मैं कल परसों किसी जगह पर एक पोस्ट पढ़ी थी, तो किसी ने ये लिखा है कि जो लोग, जिनकी बेटियां होती हैं ना, तो वो अपने बेटियों को बेटा कह के बुलाते हैं, बेटा आपका क्या हाल है। तो असल में सबकॉन्शियस में उनके ये होता है कि समहाउ बेटा शायद सुपीरियर है बेटियों के साथ। तो एक तो पूरे मुआशरे में वो हमें समझने की जरूरत है कि ये जो जेंडर की डिस्टिंग्विश अल्लाह पाक ने तकसीम की है, उसके तहत कोई कमतर या बरतर नहीं होता, इसकी बुनियाद पर कोई कमतर और बरतर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो हक एक मर्द के हैं वो वही एक औरत के हक हैं, और उन सबको वो हक देना चाहिए। हाउएवर, जो हमारे दीन के अंदर और हमारे समाज के अंदर जो उनकी पर्दे के मुतालिक अहकाम हैं, उनके बाहर जाने और अंदर आने के बारे में अहकामात हैं, ऑब्वियसली उन रवायात को मद्देनजर रखते हुए हमें औरतों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी पहुंचानी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है
कि हमारे देहात में सनत का खवातीन बहुत हैं जो कि कढ़ाई का काम कर सकती हैं, जो कि खास तौर पे हमारे यूपी पंजाब के अंदर तो ऐसी कमाल की यानी वो करती हैं कढ़ाई का काम और बुनाई का काम, और उनको मार्केट तक एक्सेस देनी बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में भी हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि उन हुनरमंदों को तलाश किया जाए, उनकी जो हुनर वाली चीजें हैं उनको मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस दी जाए ताकि उनका रोजगार। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने एजुकेशन का भी जिक्र किया, आपने उनकी हुनरमंदी का भी जिक्र किया और उनकी मेहनत का भी जिक्र किया, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि स्टेट या गवर्नमेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करे जहां पर वो ये अपने चीज़ों को एक्सेल कर सके। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का आपने जिक्र किया, ज़्यादातर ये रूरल एरियाज में देखा जाता है जहाँ खवातीन को फैसलों में शामिल नहीं किया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता या उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, ये भी एक सच है। आपकी अक्सर मुलाकात रहती है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्या आपको लगता है कि इस चीज़ के ऊपर बात की जाए या इस चीज़ को आगे लेकर जाया जाए तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जा सकता है? जी खैर अक्सर तो नहीं, लेकिन अभी जो पिछले दिनों उन्होंने अथॉरिटी बनाई है रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, उस सिलसिले में एक मीटिंग में मेरी हुई थी उनसे अभी पिछले एक हफ्ते, तो वो बहुत मुझे पॉजिटिव लगे और वो बहुत इस बात पर फिक्रमंद थे कि मुआशरे के अंदर उन्होंने ये बात कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और बहुत फिक्रमंद हूं कि मुआशरे के अंदर जो है वो तरबियत का निजाम बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसको सोच के उन्होंने वो जो अथॉरिटी बनाई, और मुझे यकीन है कि उसके पीछे बहुत खुलूस शामिल है और बहुत मेहनत शामिल है और अल्लाह करेगा उससे कुछ बेहतरी होगी। बाकी आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारी खवातीन हैं उनके लिए स्पेशल सेल बनने चाहिए, हमारे महकमों के अंदर स्पेशल कोई डेस्क बनने चाहिए, कोई टास्क फोर्स बननी चाहिए जो इस काम के एक्सपर्ट हों। यहाँ एक जमाने में कुछ दस्तकारी के बाजार वगैरह बने थे, बहावलपुर में भी एक क्राफ्ट बाजार था मुझे याद है, लेकिन पता नहीं वो आइडिया क्यों मटेरियलाइज नहीं हो सका, जिसमें बहुत ही सस्ती दुकानें दी जाती थी उन लोगों को कि जो देहात से अपनी चीजें लाकर यहाँ बेच सके। मगर इस हुकूमत की जब तक वो पुष्पनाई नहीं होगी, यानी पुष्पनाई तो नेगेटिव लफ्ज, जब तक यानी सपोर्ट नहीं होगी, हुकूमत जब तक इसको पैट्रोनाइज नहीं करेगी तो उन बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे और मिडिल मैन। देखिए मैं अमेरिका गया एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें बहावलपुर के चुनरी के सूट बिक रहे थे और वो डॉलरों में बिक रहे थे, जो कि जहां जिसने बनाए हैं वो उस बेचारी ने यहाँ 400-500 रुपए का बेचा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब कि बहुत जरूरी है इकोनॉमी में जो उनका रोल है वो नजर भी आए, रिफ्लेक्ट नजर आए और एक्सपोर्ट में भी नजर आए, इसमें कोई शक नहीं। साथ एजुकेशन, प्रोफेशनल लाइफ और इसके साथ राइट्स की बात हम कर रहे हैं। एक और हम चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए, वो सेहत है। खवातीन की जो सेहत है खुसूसन इन इलाकों में वो बड़ी नज़रअंदाज की जाती है और मेल न्यूट्रिशन से लेकर आपकी दीगर मरीज जो ये पेशेंट्स बनती हैं उसकी क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है, अवेयरनेस नहीं है या फिर ध्यान नहीं दिया जाता? उस पर क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात तो यह है कि आजकल हमारे पंजाब का तो मुझे मालूम है, बाकी सूबों में भी ऐसे ही होगा कि आजकल हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर तकरीबन हर गांव के अंदर ही LHVs, न्यूट्रिशनिस्ट ये मौजूद होती हैं। लेकिन अभी भी खास तौर पर जो बच्चे की पैदाइश और प्रेगनेंसी से मुतल्लिक जो है उनकी सेहत के मामलात हैं उन पर भी और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और दूसरी एक बात जो जिमनन आ गई है लेकिन उसका औरतों से बहुत ताल्लुक है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हम आबादी पर कंट्रोल करने के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं। देखिए मैंने उस दिन नेट में लिखा कि पाकिस्तान में एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो पता लगा 18,000 बच्चे पैदा होते हैं। 18,000 बच्चों का मतलब है अगर एक स्कूल में 200 बच्चे हैं तो आप देख लीजिए कि 600 स्कूल रोज खुलने चाहिए। और अगर फर्ज करें, मैं बहावलपुर में रहता हूं, बहावलपुर में अगर फर्ज करें यहाँ 800 बच्चे पैदा होते हैं तो इसका मतलब है 4 स्कूल रोजाना बहावलपुर में खुलने चाहिए। इसी तरीके से सेहत की सहूलियात हैं, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं। तो लिहाजा ये सारी चीजें, औरतों की सेहत भी इस बात से जुड़ी हुई है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कितने यानी सीरियस कोशिश करें। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कितने सीरियस हैं और इस मसले को सीरियस लेना पड़ेगा, वरना जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वसाइल कम होते जाएंगे और फिर वही तंगी, वही महंगाई और वही सिचुएशन जो है वो आपकी जिंदगियां तंग करने पर मजबूर हो जाएगी। अब ये कहिएगा कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे ऐसे इदारों को जो देही खवातीन को सपोर्ट फराहम करते हैं और ऐसी खवातीन को जो आपको घरों में बैठकर इस वक्त अपने देहातों में बैठकर आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? एक तो मैं उनको सलाम करना चाहता हूं, जितनी बेटियां बहनें माएँ हैं उनको सलाम करना चाहता हूं। जो कौम की डेवलपमेंट है और कौम का जो मुस्तकबिल है
वो इनसे इन्हीं खवातीन की गोद में से परवान चढ़ के जबरदस्त। और ये माशरे में आता है। एक तो उनका शुक्रिया, उनको मैं सलाम करना, तमाम खवातीन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको सलाम करना चाहता हूँ। दूसरा मैं उनको ये, और जितने यानी मर्द सुन रहे हैं और औरतें भी सुन रही, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लगता है कि औरतों के हुकूक की पामाली मर्द कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात औरतों की पामाली औरतें ही कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब चाहे वो सास की शक्ल में हो, चाहे माँ की शक्ल में, किसी शक्ल। तो इसलिए बात मर्द या औरत की नहीं है, बात पूरे मुआशरे की है। पूरे मुआशरे में औरत के मकाम को समझना, और जो अल्लाह पाक ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की एहतराम और औरत की इज्जत और उसका मुकाम जो मुआशरे में दिया है, उस मुकाम को सही माने में औरत तक डिलीवर करना ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। और अगर उस तरीके का नबवी, उस तरह के तरीके का नबवी निजाम जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अमल से देखिए, उनकी सुन्नत से देखिए कि औरतों के बारे में उनका क्या रवैया था, कि किस तरीके से वो उनकी रजाई बहन आई तो वो उठ के खड़े हो गए, अपनी चादर बिछा दी और एहतराम से बात की। तो इसी तरीके से जो औरतों का, जो उनकी विरासत के अंदर उनका हक होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि बच्ची की शादी करके हम उनको जायदाद, हम कहते हैं जी बस तुम्हारी रुखसती कर दी और तुम्हें जेवर दे दिया और तुम्हें एक पेटी दे दी और तुम्हें 2 बिस्तर दे दिए, लेकिन जो उस जायदाद में उसका हक है वो औरत को मिलना बहुत जरूरी है, जो शरीय तौर पे किया गया है। तो अगर औरत को तालीम मिलेगी, जायदाद में, विरासत में उसका हक मिलेगा, उसकी शादी ब्याह के फैसले में उससे पूछा जाएगा और उसकी जिंदगी के बाकी मसाइल के अंदर और उसको तालीम देंगे, तो इंशाल्लाह ये औरतें इंशाल्लाह। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। जिन राइट्स का बात की, जिनके आपने बात की कि ये मिलने चाहिए, राइट्स हैं जो कि इस्लाम में ऑलरेडी बताए गए हैं, सिर्फ हमें उसको फॉलो करना है तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज 15 अक्टूबर, आज पूरी दुनिया में सफ़ेद छड़ी यानी कि नबीना अफराद की पहचान का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में, खुसूसन जब आज भी एहतजाज जारी हैं। लाहौर, पेशावर की मुख्तलिफ सड़कों में एहतजाज किया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें जॉब का जो कोटा स्पेसिफाइड था वो नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो क्लेम की जाती हैं राइट्स, वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं है, और ये बड़ी अफसोस की बात है। और अफसोस की बात इसलिए भी है कि ये लोग अपने लिए कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। हमने जैसे कल भी जिक्र किया था, बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोग इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। वहीं पर नाबीना अफराद की बात करें जो वक्त के साथ साथ या पैदाइशी तौर पर एक ऐसी नेमत से महरूम होते हैं जिसे हम और आप बड़े आराम से ले लेते हैं, बड़े आराम से उस पर बड़ा कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है ये उन लोगों से जानना चाहिए और फिर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ऐसे लोगों से जो अपनी इस कमी को कमजोरी नहीं बनने देते, बल्कि जिंदगी के हर ऑब्स्टिकल को, हर चैलेंज को भरपूर तरीके से निभाते हैं और हर स्टेप को बड़ी कामयाबी से क्लियर करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। पीएचडी डिग्री होल्डर हैं जी डॉक्टर आयशा सलीम, लेक्चरर हैं बाय प्रोफेशन, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आजकल अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। और इनकी फैमिली का ताल्लुक, फैमिली का अगर हम जिक्र करें, इनका ताल्लुक जिस फैमिली से है माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी फैमिली। बिल्कुल, और उसमें आपने देखा होगा कि यूएन में स्पीच दी, बड़ी दमदार स्पीच जिसका हर जगह पर जिक्र था। साइमा सलीम साहिबा, वो भी इनकी बहन हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड सिविल जज यूसुफ सलीम इनके भाई हैं, और ये खुद डॉक्टर आयशा सलीम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पढ़ा रही हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं। इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और वेलकम आपको। और आज के दिन के हवाले से जो कि आपको मौजूद किया है, तो क्या कहेंगे आप? इंटरनेशनल वाइट केन सेफ्टी डे 1964 से वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है, और इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके राइट्स के बारे में हम सोसाइटी को बता सकें, और उनको जिस तरह के ऑब्स्टिकल्स लाइफ में फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में हम अवेयरनेस दे सकें, और सोसाइटी में ये अवेयरनेस पैदा करें कि हमने इनको सपोर्ट करना है। ऑल्दो दे डू नॉट हैव वन फैकल्टी दैट इज़ टू सी, लेकिन उनके पास बाकी सारी फैकल्टीज़ हैं, और हमने उनके फिज़िकल ऑब्स्टिकल्स को कम करके उनकी ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश करनी है, उन्हें इकनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशली इस्टेब्लिश करने में हेल्प आउट करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने ये बात की है कि एज सोसाइटी फिर हमें उनकी आंखें भी बनना है, उनका हाथ भी पकड़ना है और उन्हें साथ लेकर चलना भी है। आपने अपने पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अब तक कौन कौन से ऑब्स्टिकल देखे, सोसाइटी का रवैया, सोसाइटी का बिहेवियर, क्योंकि जनरली वेरी अनफॉर्चुनेट बट जनरली ऐसे लोगों को बोझ समझा भी जाता है, ऐसे लोगों को कॉर्नर भी किया जाता है, लेकिन आपकी फैमिली ने माशाल्लाह ना सिर्फ 3 सितारे और हीरे पैदा किए बल्कि मिसाल भी कायम की है। देखिए, सोसाइटी की तरफ से तो एक्सेप्टेंस मैं कहूँगी है ही बहुत कम।
जिन वालदैन के विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो उन वालदैन को सुनना पड़ता है पता नहीं कोई गुनाह किया था जो ऐसे बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ताला का जो गज़ब है वो नाजिल हुआ है, किसी गुनाह की सज़ा है। अच्छा, फिर उसके बाद उन बच्चों से लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं कि कहीं इनकी सोहबत की वजह से वो ऐसे ना हो जाए। फिर कदम कदम पे जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आपको देखकर ऐसे कमेंट्स पास करेंगे जो हार्ट ब्रेकिंग है, हाय बेचारी इसको नज़र ही नहीं आता, कितनी प्यारी है, अगर नज़र आता होता तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। देखिए, विजुअल इम्पेयरमेंट वॉज नॉट माई चॉइस, ना ही किसी और की चॉइस थी। बिल्कुल ऐसे। ठीक, अल्लाह ताला ने एक चीज़ नहीं दी, लेट्स एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, उसने जो चीजें दी हैं ना, उस बच्चे को वो दिखाओ, उसका दिल ना खराब करो, उसे बताओ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको आंखें नहीं दी, आपको अकल दी है, शऊर दी है, आपको एक ऐसी फैमिली में पैदा किया जो आपकी एजुकेशन अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, आप ऐसे असातिज़ा बने कि उस बच्चे को हेल्प आउट कर सकें, आप ऐसे फ्रेंड्स बने, कुलीग्स बने जो आप उसका साथ दें। देखें, कमजोर को उसकी कमजोरी रियलाइज करना ताकत नहीं है, बेहतरीन बात। उसकी ताकत बनना सोसाइटी की ताकत। डॉक्टर आयशा, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, सोसाइटी को ये रोल अदा करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल है जहाँ से शुरू होता है और फिर ट्रिकल डाउन होता हुआ वो आवाम तक पहुँचता है, वो है गवर्नमेंट। अब आप क्या देखती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अब तक किया गया है, जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, जो इम्प्लीमेंट होते हुए कम ही नज़र आते हैं, लेकिन जो इनिशिएटिव एटलीस्ट हैं, जो इदारे बने गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ बेहतरी आई है इन सालों में जब से आप नोट कर रही हैं? देखिए, गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, नो डाउट गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं तो हम जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिल रहा है। लेकिन विजुअल इम्पेयर्ड एक वो इंसान है जो पढ़ा लिखा है, जो compete करके सोसाइटी में अपनी जगह बना लेता है, ओपन मेरिट पे आ जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे विजुअल इम्पेयर्ड हैं जो नॉलेज में या जिनको इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई या जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाए, लेकिन राइट टू लिव उनका भी है, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को भी फैसिलिटेट करें, छोटे लेवल पे जॉब्स दें ताकि एटलीस्ट वो अर्न कर सकें। कुछ हुआ अभी तक आपने देखा इसके लिए कुछ किया जा रहा है? गवर्नमेंट्स कर तो रही है, डेली वेजेस की पिछले 2-3 सालों से जॉब्स ऑफर कर रही हैं, पर ये हो रहा है कि उसमें पढ़े लिखे लोग भी डेली वेजेस पे जा रहे हैं मजबूरन, क्योंकि सीट्स नहीं आ रही। दूसरी बात ये, हम कहते हैं हमने कोटा दिया है, 3% हो गया जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, पुलिस में हमारा कोई कोटा है? नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा मेडिकल के शोबे में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसी कोटे को हमें एजुकेशन और डिफरेंट साइड्स पे बढ़ा देना चाहिए या डबल कर देना चाहिए। जहां हम परफॉर्म कर सकते हैं वहां हमें आप ज्यादा चांस दें परफॉर्म करने का, जहां हम परफॉर्म नहीं कर सकते वो हम एडमिट करते हैं कि ये हमारी वीक एंड्स हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहिबा, ये जो आप बात कह रही हैं ना कि आप किसी भी शोबे में पीछे नहीं है, काबिलियत के एतबार से आप मुझ जैसी आम सी लड़की से बहुत आगे हैं। आपने PhD किया, आप पढ़ा रही हैं, आप उस्ताद हैं, आपका एक बड़ा मकाम है। ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि दीगर सलाहियतें मिलकर एक भरपूर इंसान बनाती हैं जो फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म कर सकता है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख सकते हैं एमलेस लाइफ गुजार रहे हैं, एजुकेशन नहीं हासिल करते, अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, खाते पीते सोते और मर जाते हैं। सही बात तो है। आप ऐसे लोगों को जो जिंदगी में हर दम मेहनत कर रहे हैं, हमारा हर एक दिन स्ट्रगल है, हर एक सेकंड स्ट्रगल है, और कह रही हैं सोसाइटी को डेली फेस करना, सब कुछ अचीव कर लेने के बावजूद भी एक चैलेंज ही होता है। आपने बात बिल्कुल ठीक की है, चैलेंज है, सोसाइटी को फेस करना है, गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट आहिस्ता इस पर काम कर रही है। अब थोड़ा सा मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा क्योंकि आज सफ़ेद छड़ी दिन आलमी तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं, अभी भी आपने कहा कि जॉब्स कोटा होना चाहिए, उसी हवाले से इस वक्त एहतजाज लाहौर की सड़कों पर, पेशावर में लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या बेसिक वजह क्या है? कुछ डिमांड्स कुछ ज़्यादा ओवरबोर्ड हैं या फिर बाकी जो थी वो पूरी नहीं हो सकी? डिमांड्स गवर्नमेंट से मुझे लगता है टाइमली पूरी नहीं कर पाती। ऊपर से हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स भी तो नहीं है ना। आप ये देखिए, जब सेंसस होते हैं, नंबर 1 गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारी कितनी पॉपुलेशन जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं या किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के साथ हैं। दूसरी बात ये, हमारे लोग तालीम की कमी की वजह से अपने बच्चे छुपा लेते हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है। तो जब स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जब स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाएगी, और जब प्लानिंग नहीं होगी तो फिर बैकलॉग आ जाएगा, वही लोग सड़कों पर नजर आएंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ इस प्रोटेस्ट की बात नहीं है, जनरली भी गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इन जैसे लोगों के लिए पोटेंशियल स्कूल्स बाकायदा मौजूद हों, हर डिस्ट्रिक्ट में
मौजूद हो, इन लोगों को जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाएगा उतना ही पोटेंशियल और क्रिएटिविटी ये लोग बाहर लेकर आएंगे और किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा सलीम आपका और आपकी तमाम फैमिली का, और आप जैसे बहुत से बड़ी तादाद में जो लोग हैं पाकिस्तान में उनका, जो कि पाकिस्तान में एक सपोर्ट दे रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इकॉनमी को, और हमें भी चाहिए कि एज ए सोसाइटी सब एक मिलकर साथ चलें और जो कमियां हम अपनी वो दूर करें। बिल्कुल, आप हमें भी इंस्पायर करती हैं, आई एम श्योर हर रोज बहुत से लोगों को इंस्पायर करती होंगी। आपसे हम इजाजत चाहेंगे नाज़रीन, इंशाल्लाह अब मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।